नमस्कार, मैं हूं अमीश देवकर और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो आर पार। चीन की सुई हमेशा 1962 के युद्ध पर अटकी रही, लेकिन शायद हर बार चीन ये भूल जाता है ये हिंदुस्तान 1962 वाला नहीं है। पर आज हम इतिहास के पन्ने खोलकर एक और युद्ध की चर्चा करने वाले हैं। ये युद्ध 1967 का वो युद्ध है जिसमें सिक्किम में भारत की जाबाज सेना ने चीनी सैनिकों को के छक्के छुड़ा दिए थे। इस युद्ध में चीन के 400 सैनिक मारे गए, जबकि भारत के सिर्फ 90 सैनिक शहीद हुए थे और चीन के सैनिक अपनी पोजीशन छोड़कर भाग खड़े हुए थे। लेकिन चीन की सरकारी प्रोपेगेंडा करने वाली मीडिया कभी इस युद्ध की बात नहीं करता। चीन यह भी भूल जाता है कि उसने 1969 में वियतनाम युद्ध के बाद कोई इतिहास में जंग नहीं लड़ी है, जबकि भारत 1962 के बाद कई जंगें जीत चुका है, जिसमें खुद चीन की 1967 वाली हार भी शामिल है। इसके बाद डोकलाम से लेकर लद्दाख तक कई बार भारतीय सैनिकों ने चीन को खदेड़ा है। आज एक बार फिर लद्दाख में स्टैंड ऑफ है और यह भी तय है कि चीन इस बार भी मात खाएगा। और मैं ये किसी ओवर कॉन्फिडेंस से नहीं बोल रहा, मैं इतिहास के पन्नों के साथ खोल रहा हूं और मौजूदा साक्ष्यों के हिसाब से बोल रहा हूं। लेकिन सवाल है कि आखिर क्यों अपने देश का विपक्ष मोदी सरकार को सवालों में लगातार घेरने की कोशिश करता रहता है और यह आंकता रहता है कि चीन हमें आंखें दिखाता है, लेकिन वो भूल जाता है कि डोकलाम ने हमने चीन को रौंदा था। क्यों राहुल गांधी मोदी सरकार की नीति पर बार बार सवाल उठाते हैं? क्या विपक्ष को इस मौके पर पूरी तरह सरकार के साथ नहीं होना चाहिए? आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। ये नया हिंदुस्तान है, छेड़ोगे तो छोड़ेगा नहीं। आज का आर पार वाकई ऐतिहासिक होगा और इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा, क्योंकि मैं आज ऐसे ऐसे फैक्ट्स निकाल कर लेकर आया हूं, आप सोच नहीं सकते कि जिस चीन को हम ड्रैगन समझते हैं, ये ड्रैगन नहीं, ये गीदड़ है। और उसके साक्ष्य सबूतों के साथ, मैं सिर्फ हवा में बातें नहीं कर रहा जो कई लोग करते हैं, मैं सबूतों के साथ आज 1 घंटे में हर एक साक्ष्य आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, यानी इस जनता की अदालत में प्रस्तुत करूंगा। और जो चीन को ड्रैगन समझते हैं वो आज ट्विटर पर, फेसबुक पर अपनी राय लिखेंगे, क्योंकि आज मैं एक एक बात वो बताने वाला हूं कि इस देश का मनोबल बढ़ेगा। और इस समय इस देश का मनोबल बनाना उतना ही जरूरी है जितना डेली खाना खाना जरूरी होता है। देखिए आज का ऐतिहासिक आर पार। मेरा निवेदन है, अगर आपके परिवार वाले इस समय टीवी स्क्रीन के सामने इकट्ठे नहीं हुए हैं तो व्हाट्सएप भेजकर व्हाट्सएप पे बोलिए आर पार लगाइए, क्योंकि अगले 1 घंटे ऐतिहासिक शो आज आर पार का मैं करूंगा। खबरदार चीन, 1962 वाले भ्रम में मत रहना। ये 1962 नहीं, 2020 वाला हिंदुस्तान है। छेड़ोगे तो छोड़ेगा नहीं, ईंट से ईंट बजा देगा। कि ना हम किसी से आंख झुका करके बात करेंगे, नहीं हम आंख उठा करके बात करेंगे, हम आंख मिला करके बात करेंगे। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि ये वो नीति है जिसे मोदी सरकार ने हर बार साबित किया है। जरा देखिए चीन की सरकारी मीडिया का ये बयान, जिससे साफ होता है कि पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच तनातनी पर चीन कैसे बैकफुट पर आ गया है। चीन की आधिकारिक मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, अमेरिका से भारत और चीन को अलर्ट रहना चाहिए। भारत और चीन को अमेरिकी मदद की जरूरत नहीं है। दोनों देश द्विपक्षीय तरीके से समाधान निकाल सकते हैं।
डोकलाम की तरह लद्दाख मसला भी बातचीत से सुलझ सकता है। भारत में चीन के राजदूत सन विडोंग भी कह चुके हैं कि भारत और चीन एक दूसरे के लिए खतरा नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए मौका है। मोदी सरकार की कूटनीतिक ताकत पर कोई संदेह नहीं। इसी के दम पर पाकिस्तान दुनिया में अलग थलग पड़ा, नेपाल को नक्शे वाले विवाद से पीछे हटना पड़ा और अब चीन भी बैकफुट पर दिखना शुरू हो चुका है। लेकिन सवाल उस सियासत पर उठता है जिसमें अपनी ही सरकार पर सवाल खड़ा किया जाता है। जरा देखिए राहुल गांधी का ये बयान। चीन के साथ तनाव पर सरकार की चुप्पी कई अटकलों को हवा दे रही है। भारत सरकार को स्थिति साफ करनी चाहिए और देश को बताना चाहिए कि आखिर क्या चल रहा है। सवाल ये भी है कि आखिर कोरोना से लेकर कश्मीर तक और अब चीन के मुद्दे पर भी क्यों विपक्ष सरकार के साथ खड़ा नहीं होता। इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। ये नया हिंदुस्तान है, छेड़ोगे तो छोड़ेगा नहीं। चलिए, आप सोच रहे होंगे मैं अपने फोन में क्या कर रहा था। एक लवी है, उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि नेपाल हमारे मुंह पर थूक के चला गया, हमने क्या कर लिया। उनको मैं जवाब दूंगा इसी कार्यक्रम के दौरान। लवी जी, मैं आपको जवाब दूंगा, लेकिन आप अपने परिवार वालों को इकट्ठा कर लीजिए और आर पार हैशटैग के साथ ट्वीट करिए। आपके ट्वीट पे निरंतर पढ़ रहा हूं। अब विश्लेषण सुनिए। चीन के आगे भारत की मजबूती का विश्लेषण। चीन की सुई 1962 पर अटकी है। भारत उसके बाद कई जंगें जीता है। 1967 में भारतीय सेना ने नाथुला में चीन को धूल चटाई थी। वो पूरा किस्सा मैं आपको बताऊंगा। 1948, 1965, 1971, 1999 में भारतीय सेना पाकिस्तान को पटक चुकी है, यानी चीन ने अभी तक उसके बीच में कोई युद्ध नहीं लड़ा है। 1979 में वियतनाम का एक युद्ध लड़ा था, उसके बाद चीन की सेना ने जंग ही नहीं लड़ी है, यानी जंग लग चुका है उनकी सेना को। यह बात ध्यान में रखिए आप। और वियतनाम की लड़ाई में भी हार गया था चीन, यानी सिंस 1979 चीन ने एक भी युद्ध नहीं लड़ा है। और हमने कई युद्ध लड़े हैं, हम तो पॉक्सी टेरर के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। मैं बालाकोट एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक को तो काउंट ही नहीं कर रहा, जब हम दुश्मन के घर में घुस के मार के आते हैं। लेकिन ये बड़ा ऐतिहासिक फैक्ट है और बहुत बड़ा फैक्ट है, इसलिए चीन ड्रैगन नहीं है। डोकलाम से लेकर लद्दाख तक टकराव के बाद चीन खुद पीछे हटा है और ऐसे कई मौके आए इतिहास के अंदर जब चीन आगे बढ़ा लेकिन उसे पीछे हटना पड़ा, क्योंकि हमारी सेना बहुत सशक्त थी और इसके एक एक प्रूफ हमारे पास है। इसलिए यह कह देना वो ड्रैगन है और वो बहुत कुछ कर लेगा, भारत पाकिस्तान के आगे बोल सकता है लेकिन चीन के आगे नहीं बोल सकता। चीन के आगे तो भारत पाकिस्तान से भी ज्यादा बोल सकता है, क्योंकि बहुत कुछ है आज बताने के लिए। चलिए मैं बढ़ता हूं आगे। मेरे साथ मेहमानों की फेरिस्त है। मेरे साथ राकेश सिन्हा है, प्रोफेसर राकेश सिन्हा, राज्यसभा सांसद हैं। मेरे साथ अभय दुबे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। मेरे साथ RSN सिंह साहब हैं, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं। मेरे साथ शंकर प्रसाद हैं, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं। मेरे साथ माजिद हैदरी हैं, कश्मीर से जुड़ रहे हैं। बाबर कादरी हैं, वकील हैं और अपना व्यू पॉइंट रखते हैं, उनका भी अभिनंदन है। मैं सबसे पहले शंकर प्रसाद साहब आपका रुख करता हूं। मैं किसी नेता के पास नहीं जा रहा, मैं 50 सेकंड में शंकर प्रसाद साहब आपसे जानना चाहता हूं कि ड्रैगन का इतना खौफ हमने जो बना रखा है या हमारे मुल्क में कुछ लोगों ने बना रखा है, और बार बार भारत की सरकार से यही पूछा जाता है कि चीन के मामले पर आप क्या कर रहे हैं, अपनी राय को स्पष्ट करिए। शंकर प्रसाद, क्या नरेंद्र मोदी की नीति चीन के आगे गलत है? मैं बड़ा सीधा सवाल पूछ रहा हूं आपसे, बिना लाग लपेट के। डायरेक्ट क्वेश्चन टू यू। जी, आपने दो सवाल पूछे, ये डायरेक्ट आंसर फॉर बोथ योर क्वेश्चंस। पहला सवाल आपने पूछा कि 62 और आज की में क्या फ़र्क है। आपने देखा अभी कुछ ही दिन पहले, मुश्किल से आपने तो इतिहास की बात कर दी बड़ी पुरानी, मैं तो आपको अभी 15 दिन पुरानी 10 दिन पुरानी बात बताता हूँ। हमारे एक सेकंड लेफ्टिनेंट ने, जिनका कद मेरे ख्याल से 5.5 फुट से ज़्यादा नहीं था, जिसकी फ़ोटो देखी मैंने, उसने एक घूसा मार के चाइना के एक मेजर को गिरा दिया ज़मीन पर। यह आपने देखा होगा और सुना भी होगा। बिल्कुल विजुअल देखा है कि जो समय 62 था, सब कहते थे चाइना जी, और देखा नहीं आपने किस तरह एक घूसा मार के गिरा दिया उसको, एक 5.5 फीट वाले ने। तो आपको ये मालूम है कि 1962 के वॉर के बाद देश में ये हवा उड़ गई कि चाइना मैन इज 10 फीट टॉल। अब वो 10 फीट टॉल नहीं रहा है भाई, गिर गया कल परसों। आपने देख लिया, भारत वो भारत नहीं है।
भारत उस समय लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, क्योंकि उसकी सरकार उस समय तैयार नहीं होने दे रही थी। 62 की बात भूल जाइए। आज भारत, पुरानी कहावत है भाई मेरे, एक पुरानी कहावत कई दफा दोहरा चुका हूं, आपके शो पर भी दोहरा देता हूं जी। बड़ी पुरानी कहावत है, एन आर्मी ऑफ 1000 शीप्स led by a tiger is better than a force of 1000 tigers led by a sheep. Today we have an army and political and diplomatic corps of 1000 tigers led by company commander tiger से लेके ऊपर तक आर्मी में और political hierarchy में everybody is today a tiger. So we are a tiger nation with tiger army with tiger leaders. ये मत भूलिएगा आप। दूसरी बात जो आपने कहा कि चाइना के साथ इस समय क्यों परेशान, सॉरी दूसरा सवाल आपका क्या था जरा मैं मोदी ने, क्योंकि राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि स्पष्ट करना चाहिए क्या है पूरा मामला, सामने आए नरेंद्र मोदी। जी समझ गया, याद आ गया, याद। जी बिल्कुल ठीक। देखिए ये बातें बचपना है। आप कहते हैं कि जो सुबह से शाम हो रहा है उसको आप तुरंत हर आधे घंटे के बाद देश को बताते रहें। ये सिक्योरिटी का मामला है, इसको जितना हम चुप रहेंगे उतना बेहतर है। दुश्मन को हमें गुमराह रखना है, दुश्मन को पूरी ताकत लगा के पता करना है कि भारत में हो क्या रहा है, भारत सेना कर क्या रही है, भारत की पॉलिटिकल लीडरशिप क्या बात सोच रही है, भारत के जो डिप्लोमेट्स हैं वो किस तरफ कैसे ये दुश्मन को सोचने दीजिए ना, ये चाइना को सोचने दीजिए। ये हम सबको सुबह शाम क्यों बताएं? जब ज़रूरत पड़ेगी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। आपने देखा है कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन हैं वो आज भी बयान दिया, उन्होंने कल भी बयान दिया था शायद, और कल भी देंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी। जब भी कोई चीज़ बताने की ज़रूरत होती है तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन करते हैं। अगर बात बढ़ जाती है आगे चल के तो शायद उसमें रशिया के आर्म फोर्सेस के जो स्पेशलिस्ट हैं वो भी उसमें हिस्सा लेते हैं और बताते हैं कि आज की लड़ाई में दिन भर में क्या हुआ, लेकिन कल क्या होने वाला है, हमारी राजनीति क्या है, हम कितने ये हमें मालूम है कि चाइनीज के वहां से 5000 ट्रुप्स आए, उनके वहां से टैंक्स आए, उनके एपीसीज आए, उन्होंने वहां पे कोई डिफेंस स्ट्रक्चर्स बनाने की कोशिश की है। ये सब जरूरत है कि हम भी बताएं आज। लेट हिम फाइंड आउट, लेट द एनिमी फाइंड आउट ना। हमें यह बताने की जरूरत है सुबह शाम हर एक व्यक्ति को भारत में ट्रांसपेरेंसी के अंडर कि जी हमने 400 ट्रुप भेज दिए, हमारे सिख रेजिमेंट गई है, हमारी मराठा रेजिमेंट गई है, ये बताने की जरूरत है क्या? देखिए मैं एक और इसमें कह दूं कि हमारी सरकार इस समय एक बड़ी सक्षम सरकार है। मैं पॉलिटिकल नहीं जाना चाहता, पॉलिटिशियंस आपके पास शो में हैं, वो पॉलिटिकल बातें बताएंगे। इस समय सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी देश एक संकट में है, ये मानना पड़ेगा। जी शंकर प्रसाद जी, में इस संकट को खत्म करने के लिए शंकर जी हमें बहुत किस्म की तैयारी करनी है। मैं अब सीधा रुख करता हूं अभय दुबे का। मत कीजिए, हर एक व्यक्ति जो हर एक संस्था है वो अपना अपना काम कर रही है। जी अभय दुबे जी, क्या कांग्रेस पार्टी चाहती है कि चीन को लेकर भारत की सेना, भारत के राजदूत, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के एनएसए, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो सलाह मशवरा कर रहे हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके पूरे देश को बता दें? ऐसा होता है जब बॉर्डर पर टेंशन चल रही हो? आप मुझे बताइए, सरकारें तो आपने भी अभय जी कभी काफी चलाई हैं, चाहते क्या है आप लोग? अमीश जी देखिए, एक बात ये साफ कर देना चाहता हूं। अमीश देवगन एक प्रसिद्ध पत्रकार है और करोड़ों दर्शक देखते हैं। हमेशा सरकार के साथ खड़े होने की बात मत कीजिए, देश के साथ खड़े होने का प्रश्न। सही कहा आपने, देश के साथ ही खड़े होने की बात कर रहा हूं। चीन भारत के बॉर्डर पर ही खड़ा हुआ है, इसीलिए भारत के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। सही कहा बिल्कुल। और देखिए असलियत क्या है ये मैं 10 सेकंड में बताता हूं, उसके बाद मैं आगे 10 सेकंड और सिर्फ आपसे लूंगा। पेगांग त्सो झील जो है उसके पास जो फिंगर एरिया है, माउंटेन एरिया, हम जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो फिंगर 8 से मानते हैं और चाइना लाइन ऑफ कंट्रोल डिफाइन करता है। कारगिल वॉर के टाइम भी उसने फिंगर 4 तक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड्स डेवलप कर लिए थे। आज की स्थिति यह है कि गलवान घाटी से 80 किलोमीटर साउथ वेस्ट जहां गोगरा पोस्ट है वहां पर वो 3-4 किलोमीटर अंदर घुस गए। और ये बात आजकल की नहीं है, लगभग 15-20 दिन, 1 महीना से ये किस्सा चल रहा है। बड़ा विषय ये है कि आपने जिस डोकलाम का जिक्र किया जो 2017 में जून से अगस्त तक स्टैंड ऑफ था, उसके बाद हुआ क्या?
उसके बाद हमने आंखें बंद की और परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर वहां चाइना ने बनाया। अमीश देवगन जी, बाद में मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से यह बात आई, कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो डिफेंस मिनिस्टर ने स्वीकारा कि कुछ हेलीपैड्स वगैरह उन्होंने कंस्ट्रक्ट किए, जबकि मीडिया हाउसेस ने तो हम भी एक सेकंड आपकी जानकारी है कि नहीं है कि हम भी कई सारे वहां पर रोड्स बना रहे हैं। दूसरा, राहुल गांधी ने जो बोला, मैं तो उनको कोट करता हूं, मैं माननीय एक सेकंड में माननीय राहुल गांधी को कोट करता हूं। तुम्हें सुनिए ना, आपके नेता है भाई राहुल गांधी, उन्होंने कहा चीन के साथ सीमा पर स्थिति को लेकर सरकार की चुप्पी के चलते संकट के इस समय में अटकलबाजी जोर पकड़ रही है, अनिश्चितता बनी हुई है। भारत सरकार को साफ साफ बताना चाहिए हो क्या रहा है, कुछ पाया ना जाए। अब आप मुझे बताइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया जाए भारत और चाइना के बीच में क्या हो रहा है। मैंने आपसे सवाल पूछा था, ये आप इतिहास भूगोल बताने में लग गए। बताइए ना, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए भारत सरकार को? बताइए। भारत सरकार को कम से कम स्थितियां स्पष्ट करनी चाहिए जो मीडिया किस चीज की स्थिति है? मीडिया किस चीज की स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए? मीडिया देश भर में, विश्व भर का मीडिया बात कर रहा है। भारत सरकार को जो चाहिए, हम सरकार के साथ खड़े, हर इस परिस्थिति में हम सरकार के साथ खड़े। आप ये देखिए उसके बाद क्या हुआ 2018 में। आपने अपनी बात को बोला, आज मैं आरएसएन को लेकर आता हूं। आरएसएन, ये कांग्रेस बतौर रक्षा विशेषज्ञ आपको लग रहा है कांग्रेस सरकार के साथ खड़ी है या फिर ये मुंह चढ़ाने का काम करा जा रहा है? ये जो लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि हर दिन ब्रीफिंग हो और इनको बताया जाए कि क्या हो रहा है, तो कुछ नेता तो मैंने देखा डोकलाम क्राइसिस में वो तो चाइनीज़ एम्बेसी में जा रहे थे, वो छुप के चोरी छुप के, तो उनको तो एम्बेसडर सभी कुछ बता ही रहे होंगे। अब इनकी कितनी साठ-गांठ है कुछ हमारे राजनेताओं की मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना मैं आपको जरूर बता देता हूँ और इंटेलिजेंस में काम करने के नाते कि एक बहुत बड़ी यहाँ पे लॉबी है। आज से नहीं, 1947 में आप अपना विजुअल्स निकाल के देख लीजिए, ज्योति बसु ने किस नेता को बोला कि मैडम अब आप 5 साल आप रूल कीजिए। तो आप चाइनीज एम्बेसी से जाके पूछ लीजिए, आप जाते रहे। आपको इतनी भी ये नहीं, आपने जरूरी नहीं समझा कि देश को ये बताएं कि आपकी चाइनीज राजदूत से डोकलाम क्राइसिस में बात क्या हुई और आपकी दोस्ती कैसे हुई उनसे, कहां पे हुई, आपका लोकस आपने कभी पूछा? क्या मीडिया ने ये सवाल थोड़ा बहुत उठाया? देश ने सवाल नहीं उठाया ये, क्योंकि हम में चरित्र की कमी है। अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो उस नेता को सबसे नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाके एक ऑर्डिनरी क्रिमिनल की तरह मैं उसको इंटरोगेट करवाता कि बताओ कि तुम्हारी बात क्या हुई थी। क्या उन्होंने ऐलान करके गया था वो चोरी छुप के, इसलिए मुंह मत खुलवाइए, मुंह आज के दिन मेरे को मत खुलवाइए। और दूसरी बात, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एक स्ट्रिप है, अगर वो यहां आ रहे हैं तो हम भी कहीं जा रहे होंगे। मान लीजिए जो हम काउंटर कर रहे हैं, तो क्या आपसे हम परमिशन लेके और आपको हम बता के करें कि हम काउंटर मूव्स वहां पे कर रहे हैं? मैंने भी पैंगोंग सो एरिया में मैंने नौकरी की है, मैंने बहुत पेट्रोलिंग की है उस एरिया में, और इसलिए मैं बता देता हूं कि जब तक हिंदुस्तान की सेना है, एक इंच जमीन भी हिंदुस्तान की नहीं जाएगी, एक इंच भी हिंदुस्तान की जमीन नहीं जाएगी। इस बात को तो ये जो लोग कह रहे हैं कि हमको सरकार, चाहे कोई सरकार आए और जाए, एक इंच भी हिंदुस्तान की जमीन नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। लोग बेशक यहां से जा सकते हैं जो जिनको ये देश पसंद नहीं है, वो डोकलाम के समय में जो एम्बेसी में जाने वाले लोग थे वो चीन में जा सकते हैं, लेकिन जमीन नहीं जाएगी। अबे दुबे वांट्स टू रिएक्ट टू आरएसएन सिंह। अबे दुबे, देखिए, एक राहुल गांधी की एक पुरानी हिस्ट्री रही है कि वो डोकलाम क्राइसिस के दौरान चीनी राजदूत से मिले थे, उसकी फोटोग्राफ हम सबने देखी थी। क्या आपको लगता है कि इस समय जब मौका था, खास तौर पर आप सरकार से जिस तरह कह रहे हैं कि उनको इस पे स्पष्टीकरण दे देना चाहिए, सामने आना चाहिए? देखिए, जो इस समय क्राइसिस चल रहा है उसको सरकार दूध का दूध और पानी का पानी करके तो नहीं बता सकती। अमीश देवगन जी, हम भी यही चाहते हैं कि देश के हितों से समझौता ना हो, और ये मेरा दर्द नहीं है। आप पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए 2019 की, सेना ने क्या कहा। अबे भाई, आपका दर्द क्या है? मैं जानना चाह रहा हूं आपका दर्द क्या है?
भारत का दर्द तो आप ही का दर्द होगा ना। भारत का दर्द और हमारा दर्द समान है। वो दर्द ये है कि सरकार पारदर्शी तरीके से बात करे। जो आरएसएन सिंह ने बोला उस पर रिएक्ट करिए। सुनिए ना, जो आरएसएन ने बोला, बिल्कुल। और राहुल गांधी जी में साहस है वो बोलने का चाइना में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बोल पाई। ये मैं बताता हूं आपको। दूसरी बड़ी बात, आईसीबीआर, आप देखिए कि जो इंडिया चाइना बॉर्डर रोड है उसको लेकर सेना ने ऑफिशियली पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी कलराज मिश्र कमेटी में कहा कि भारत की सरकार ने हमको 60% मतलब भारत की सरकार में वो जोर नहीं है जो राहुल गांधी में जोर है। मतलब आपने कमाल की बात कर दी। आप कह रहे भारत की सरकार में वो जोर नहीं है चाइना को जवाब देने का जो राहुल गांधी में जोर है चाइना को जवाब देने का। बड़ी बात बोली आपने अबे दुबे, यही बोला ना आपने अबे दुबे। एक सेकंड रुकिए, मैं दोबारा आपसे पूछता हूं। आपने ये बोला बीजेपी की सरकार में वो दम नहीं है, यानी भारत की सरकार में वो दम नहीं है जो दम राहुल गांधी में है जवाब देने का। यही बोला ना अबे जी आपने। अब उसका उत्तर कोई इधर उधर तो मैंने नहीं करा ना। नहीं, बिल्कुल यही बोला ना आपने। रुकिए अब यहाँ पर, रुक जाइए अब यहाँ पर। एक सेकंड। आरएसएन सिंह, गांधी परिवार में राहुल गांधी में ये जोर है। वो चाइना को जो बोल सकता है वो भारत की सरकार की हैसियत नहीं है बोले कि ये कांग्रेस के ऑफिशियल प्रवक्ता कह रहे हैं। बतौर रक्षा विशेषज्ञ आप क्या मानते हैं? नहीं, पहली बात बता दूं कि ये मुझे ना ये राजनीति वाले उसमें मत ले आइए घसीट के। मैं आपको देखते एक और आपके किसी ने ट्वीट किया कि नेपाल में क्या हुआ। नेपाल में क्या किया, अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है कि वो पार्लियामेंट में वो कैसे वो गिर गई वो बिल, वो जो कार्टोग्राफिक जो चेंज वो करना चाहते थे, वो मैं उसमें मैं नहीं जाना चाहता। ऐसा नहीं कि हमारे आरएसएन सिंह को पहले ही वापस लेना पड़ा बिल। वो तो पार्लियामेंट में गया ही नहीं बिल। भारत ने ऐसा चप्पू चलाया कि उस बिल को ही वापस लेना पड़ गया उनको। नहीं, पेश ही नहीं हुआ। वही मैं कह रहा था। दूसरी आप बात देखिए। आप वही सवाल मुझसे पूछिए जो एक प्रोफेशनल से पूछना चाहिए। आप 62 के बाद से इंडिया एक न्यूक्लियर पावर है, एक मिसाइल पावर है। 62 की लड़ाई में वहां 5 बटालियनें थी। आज पूरी कोर है, एक पूरी कोर है वहां पे। इससे भी ज्यादा बहुत कुछ। आरएसएन आज मैं एक ऐसा इतिहास निकाल कर लाया हूं और ऐसा प्रेजेंट निकाल के लेके आया हूं कि आज भारतीयों के सीने चौड़े हो जाएंगे। और एक और बात मैं आपको बता दूं, हम केवल तिब्बत तक सीमित नहीं है। हम साउथ चाइना सी में भी प्लेयर हैं, हम इंडियन ओशन में भी प्लेयर हैं, हम क्वाड्स के एक सदस्य हैं। हमारी एक राकेश सिन्हा का मैं रुक करता हूं, बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट काफी देर से बने हुए हैं। ब्लू वाटर नेवी है, ब्लू वाटर नेवी है। तो ये समझिए कि शांघाई से लेके लेकिन आरएसएन, मेरा सवाल यह है कि सरकार कुछ छुपा रही है चाइना के मामले पर, जो विपक्ष का आरोप है, जो राहुल गांधी का आरोप है, जो कांग्रेस का आरोप है। क्या छुपा रही है? एक सेकंड, माजिद हैदरी कुछ कह रहा था। क्या छुपा रही है माजिद हैदरी सरकार? उनको मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्ट में बुला के ब्रीफिंग किया जाए। अधीर रंजन चौधरी ने एक ट्वीट किया। देखिए अमित जी, क्या हुआ साहब? आज पसीने हो गए और क्या बात कर रहे हैं माजिद हैदरी? ओके, होल्ड ऑन। बिल्कुल यहाँ बहुत बड़ी चाइना की लॉबी है जी। नहीं, माजिद हैदरी, आप कह रहे थे सरकार कुछ छुपा रही है। क्या छुपा रही है सरकार? क्या? देखिए अमीश जी, एक भारतीय नागरिक होने के नाते आज मेरा दिल खोल उठा है, मेरा रूह रो रही है, मेरा दिल रो रहा है कि मेरी भारत की धरती पर चाइना ने कब्जा किया हुआ है। देखिए भाजपा, मैं पेंगोंग लेक को कैसे जानता हूं? मैं पेंगोंग लेक को जानता हूं, मैंने 3 इडियट पिक्चर में आमिर खान और करीना कपूर का लास्ट का सीन उस मूवी में देखा था। जिस तरीके से भाजपा की सरकार ने पेंगोंग लेक को बेच दिया चाइना को, भाजपा तो कह रही है देखिए भाजपा तो कह रही है देशवासियों को इस वक्त कि चाइना पेंगोंग लेक ले गई। आप लोग सब उठ के बोलो चाइना को, जहां पना तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। ये मेरे से नहीं हो पाएगा। ये भाजपा वाले आरएसएस वाले कर पाएंगे चाइना को कि जहां पना तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। मैं नहीं कह पाऊंगा। ये भारत जो है ना आज का, ये 1962 का भारत नहीं है। आज ना हमारे पास नेहरू जी का विजन है, ना इंदिरा जी की ताकत है। हमारा देश तो लुट चुका है। आज
हमें अगर कोई बचा सकता है आज तो कांग्रेस बचा सकती है, आदरणीय राहुल गांधी जी बचा सकते हैं, क्योंकि उनके खून में वो ताकत है जो चाइना से लड़ना जानती है, देश को बचाना चाहती है। ये बीजेपी वाले देश को नहीं बचा पाएंगे भाई, यहाँ पहुंच गई है। अगर यहाँ से उठ के देखूंगा ना अपने बाग में से, चाइना की फौज मुझे नजर आती है पहाड़ों पे। एक माजिद हैदरी, दिल्ली में बैठ के तुम्हारे लीडर बोलते थे ना, तुम्हारे लीडर बोलते थे कि 370 हटेगा, 370 हटेगा तो कोई जनाजा उठाने वाला नहीं होगा। सकता है चाइना को आज तुम्हारे साथ चीन का भी जनाजा उठाएंगे, चीन का भी जनाजा उठाएंगे। अरे चीन का जनाजा आपका भी जनाजा उठेगा। आप लोग यहाँ शर्म नहीं आती माजिद हैदरी, तुम्हें शर्म नहीं आती? इस व्यक्ति का ऑडियो डाउन करिए, इस व्यक्ति का ऑडियो डाउन करिए। पीसीआर इसका ऑडियो मत खोलना अगले 40 सेकंड। माजिद हैदरी, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम आज चाइना, आप कह रहे हो कि चाइना भारत पे चढ़ गया है। अरे वो चाइना जिसने मुसलमानों को छोड़ा नहीं वहां पर, वो चाइना जिसने इस मुसलमानों पर टैंक चलवा दिए, वो चाइना जिसके पीछे तुम छुप कर खड़े हो, उस चाइना ने इस्लाम को कुछ नहीं समझा। आप उस चाइना की वकालत कर रहे हो और आप कह रहे हो भारत के पास क्या है। मैं आपको बताता हूं भारत के पास क्या है और चाइना के पास क्या नहीं है। तुम भी सुनना और जो लोग भारत को कम आंकते हैं वो भी सुने, और याद सुनना जरूरी है। भारत के पास वो आध्यात्मिक शक्ति है जो शायद चाइना के पास नहीं है। आप बोलेंगे कि मैं कोई गुरु की तरह बात कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक हार्ड फैक्ट बता रहा हूं। मैं आपको हार्ड फैक्ट बता रहा हूं जो मैं सबसे बड़ी जानकारी आपको देता हूं। मैं आपको चीन की कमजोरी पर सबसे बड़ी जानकारी देता हूं। 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ तो उस वक्त चीन बौद्ध धर्म का पूरी तरह पालन करता था। यानी उस वक्त चीन के साथ एक धार्मिक शक्ति जुड़ी थी। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस शक्ति का क्या मतलब है, इस शक्ति का क्या मतलब है। दरअसल जिस देश में धार्मिक भावना होती है वहां के लोग अपने देश के प्रति समर्पण का भाव रखते हैं। लेकिन आज चीन एक बड़ा नास्तिक मुल्क है, यानी अब वहां देश के लिए जीने मरने की भावना लगभग खत्म हो चुकी है। इसके अलावा चीन ने लंबे समय तक एक बच्चे की नीति यानी वन चाइल्ड पॉलिसी का पालन किया है, जिसके चलते वहां के लोग देश के लिए शहादत देने से बहुत डरते हैं। मैं सही कह रहा हूं, बहुत डरते हैं, क्योंकि वो लोग देश के लिए मरना नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि अगर हम खत्म हो जाएंगे तो हमारे परिवार कैसे आगे बढ़ेगा। हालांकि मजबूर होकर 2015 में चीन ने इस पॉलिसी को खत्म कर दिया, लेकिन अभी इस पॉलिसी को खत्म हुए मात्र 5 साल ही हुए हैं। जबकि भारत में देश के लिए शहादत देना बड़े गर्व की बात होती है। एक गांव से अगर एक बच्चा जाता है तो मां कहती है मेरा दूसरा बच्चा भी ले लिया जाए। हर गांव शहीदों के नाम पर जाने जाते हैं, यानी कहा जाता है कि किस गांव से कितने शहीद हुए हैं उसका पलड़ा उतना ही भारी है। यह हमारे देश की है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो। राकेश सिन्हा है मेरे साथ। प्रोफेसर राकेश सिन्हा सिर्फ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सिर्फ ये नहीं है, प्रोफेसर राकेश सिन्हा इतिहास के बड़े जानकार हैं। प्रोफेसर राकेश सिन्हा, मैं आपका रुख करता हूं। ये शक्ति भारत की बहुत बड़ी है, क्योंकि चीन अब एक नास्तिक मुल्क है और वहां पर देश पे कुर्बान होने की जो भावना है वो लगभग समाप्त है और हमारे यहां देश प्रेम का ज्वार है। ये कितनी बड़ी शक्ति है भारत की। देखिए, एक बात जान लीजिए कि चीन जो अभी बॉर्डर पर हरकतें कर रहा है और युद्ध के जैसे माहौल पैदा कर रहा है, उसके 2 महत्वपूर्ण कारण हैं जो हमें समझना चाहिए। पहली बात यह है कि 1962 की हार के बाद भी सरकारों ने लगभग नहीं सीखा था। 2014 के बाद से बॉर्डर पर जो डेवलपमेंट हुआ, भारत ने जो नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया, मैं इसका 2 उदाहरण देता हूं। सिक्किम में जो एयरपोर्ट बना, पेकोंग एयरपोर्ट, और अरुणाचल में तेजू एयरपोर्ट बना, ये दोनों एयरपोर्ट का बनना रणनीति की तरह से, स्ट्रेटेजिक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बहुत ही क्रिटिकल रोल में चला गया भारत। बॉर्डर पर लगभग 75% रोड हमने कंप्लीट कर लिया है। यानी कि भारत चीन से 2200 एकड़ लंबे सीमा पर हमने लगभग सभी सीमा के क्षेत्रों में 19 टनल्स बनाने, कुछ टनल्स बन गए हैं, कुछ टनल्स बनने हैं।
125 ब्रिजेज बनाने की बात है, बहुत से ब्रिजेज बन गए हैं, बहुत से ब्रिज बनने 2021 तक तैयार हो जाएंगे। यह चीन के लिए, चीन को ऐसा लगा कि नॉर्थ ईस्ट पर जो वो अपना हक समझता है, एक्साइड चीन के अलावा जो अरुणाचल प्रदेश को वो अपना हिस्सा मानता है, वो नॉर्थ ईस्ट में घुसकर नॉर्थ ईस्ट को हथियाना चाहता है, सिक्किम को हथियाना चाहता है। उसको लग रहा है कि भारत यहां तक पहुंच गया, भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंच गया। दूसरा जो महत्वपूर्ण, पर ये राहुल गांधी क्यों कह रहे हैं कि उनके सामने सब कुछ साफ आना चाहिए, और अबे दुबे ने जो बोला, जो मोदी की सरकार नहीं कर सकती, जो भारत की सरकार नहीं कर सकती, वो बात चाइना से राहुल गांधी कर सकते हैं। मैं आता हूं, ये अबे दुबे ने अभी डिबेट में बोला। एक बात और बता दूं कि नॉर्थ ईस्ट में अब तक इंसर्जेंसी चलता था और चीन से प्रेरित इंसर्जेंसी था। 2014 के बाद नॉर्थ ईस्ट में एक फंडामेंटल चेंज आया। आज नॉर्थ ईस्ट किसी भी भारत के हिस्से से अधिक देशभक्ति, अधिक भारत के मुख्य धारा का हिस्सा बन गया। हमें लगता है कि नॉर्थ ईस्ट एक तरह से हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बनता जा रहा है। यह चीन को पसंद नहीं आ रहा है। तीसरा जो महत्वपूर्ण है, पहले मैं कांग्रेस पर आऊंगा, तीसरा जो महत्वपूर्ण है राकेश जी, कोविड-19 के बाद 1000 अमेरिकन कंपनी भारत आने की बात चल रही है। एप्पल का तो आपने देख ही लिया, 20% इन्वेस्टमेंट आ रहा है। चीन ने लगभग 23, यानी ये लड़ाई इन्वेस्टमेंट की है। ये आपने बड़ा वैलिड पॉइंट बोला, ये लड़ाई इन्वेस्टमेंट की है। लेकिन जो बाबर कादरी, आप लोग कहते हैं, अभी आपके सहयोगी कह रहे थे कि देखिए भारत की शक्ति क्या है, भारत की शक्ति क्या है। भारत की शक्तियां बहुत सारी हैं। देखें अमीश जी, मुझे ताज्जुब होता है इस पैनल पे बैठ के, जब आप शंकर जी मैं आपके पास आऊंगा, एक सेकंड। बाबर कादरी बोल रहे हैं, अगर ये बात करेंगे मैं बात नहीं करूंगा। कौन बात करेंगे? आप बात नहीं करोगे? सब बात करेंगे। आपको क्या तकलीफ है? ये कादरी साहब क्यों बुलवा रहे हैं? मैंने इंटरफेयर नहीं किया। अगर आप मुझे नहीं चाहते तो मैं फिर कादरी ने जिस भाषा का उपयोग किया है, मुझे बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान सभा में दिए गए अंतिम भाषण याद आता है, जब उन्होंने कहा था इस देश को खतरा बाहरी ताकतों से नहीं है, इस देश को खतरा यहाँ के मीर जाफर के चलने से। ये तो मीर जाफर की तरह बात कर रहा है यह व्यक्ति। भारत के चैनल पर बैठकर देश की एकता और अखंडता को कहता चीन के सामने नतमस्तक हो जाए। राकेश सिन्हा जी, सच को बोलिए, नेहरू की गलती से, एक सेकंड, आपका आवाज नहीं आ रहा अबे दुबे, आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है, रुकिए एक सेकंड। में नेहरू की गलती से हमने युद्ध हारा था। 1962 की हार पर पर्दा मत डालिए। आज नरेंद्र मोदी की सरकार जी राकेश जी, एक सेकंड, बाबर कादरी को रिस्पॉन्ड करने दीजिए। राकेश जी, आपने अपनी बात को रखा। हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन यदि चीन हमें युद्ध में ढकेलता है तो मैं बता देता हूं कि छठी का दूध याद दिला देंगे। भारत की सेना, भारत की जनता और सबसे बड़ी है भारत की राजनेताओं की राजनीतिक इच्छा शक्ति। ये तीनों की जो शक्ति है, चीन उसके सामने टिक नहीं सकता है। ये कादरी जैसे लोग जेल में होंगे। वार से पहले ऐसे लोगों को जेल में भेजना पड़ेगा जो भारत में बैठकर, भारत के टीवी चैनल बैठकर इतने खुले गद्दारी। बाबर कादरी, आपको 2017 याद है? ऐसे आपको 1967 याद है किस तरह से चीन को बात पड़ी थी कि नहीं, ये भूल गए? मत दीजिए, नहीं बोले तो पहले राष्ट्रगान गाकर बोले, भारत के संविधान की शपथ लेकर बोले। बाबर कादरी बोलिए। राष्ट्रगान गाएं तो बहुत अच्छा है, हम सब खड़े होकर गाएंगे। सुने, अब हिंदुत्व के हैंगओवर से और जो रीजनल डोमिनेंस का आपका वो हैंगओवर था, उससे अगर आप निकल आए होंगे तो आपको ये समझ आया होगा कि आप चाइना ही नहीं बल्कि आप खतरा आपको नेपाल से है। आप कंबल के नीचे बैठे हैं दिल्ली में, कहीं चाइना के बदले आप नेपाल आपको हमला ना करें। नेपाल से कैसे खतरा है वो आप खुद देख लेना, वो क्या क्या कह रहे हैं आजकल, वो आप देख लें। नहीं, आप बिना पढ़े आ गए। नीति है, चौकीदार ने चौकीदारी की है। नेपाल ने जो बिल बनाया था उसको संसद में पेश ही नहीं करा। यही तो है कि तुम हैंगओवर में रहते हो बाबर कादरी। बाबर कादरी, यू स्टे इन हैंगओवर, यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, यू डोंट अंडरस्टैंड इट, एज सिंपल एज दैट। बाबर कादरी, 56 इंच सीना लेके चौकीदार ने चौकीदारी की है ना, नेपाल के अंदर घुसेगा, ये याद रखिएगा। आपने भेड़ा घर करके रखा हिंदुस्तान का। भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए। आप भारत के प्रधानमंत्री पर बोल रहे हैं, जब देश चीन से टकराने की स्थिति में है। क्यों गुनाह है? क्या संदेश दे रहे हैं? जो चौकीदारी उसने की है, जो चोरी उसने की है, जो हमारी जम्मू कश्मीर चाइना को दे दी है, शर्म आनी चाहिए आपको। किसको शर्म आनी चाहिए? गद्दारों से हमें शर्माएगा?
आपको टीवी चैनल जमीन पर हमारी जगह है, नहीं ये भारत जम्मू की उदारता कश्मीर है, की भारत जमीन के है निकट जो वो डेमोक्रेसी का दान ये कर रहे हैं अभी एक्सट्रीम चाइना है। को, जो दुनिया के किसी चाइना भी को आप देश दान में कर रहे हैं ना युद्ध अभी की स्थिति में ऐसी तुम्हें भाषा दान कर बोलने देते हैं वाला बाबर कादरी किसी चीन की को। जगह पर नहीं। दान किया था, चीन और आज 25 किलोमीटर जमीन से तो दान दान किया नहीं है। होगी, तुम्हें ये दान कर चोरी देते हैं है चीन हमारी को। जमीन की, ये आपके 56 इंच के चौकीदार ने किया है। आरएसएन सिंह, आपके लिए आरएसएन सिंह ही ठीक है। आरएसएन सिंह आपको जवाब देते हैं। आरएसएन सिंह नहीं, बदतमीजी मत करना बाबर कादरी। आरएसएन नहीं, ये इन्होंने कहा, वो भी नहीं करे तो मैं भी नहीं करूंगा। नहीं, अब ये कह रहे हैं कि आपको अगर वो हिंदुओं का वो नशा आपसे उतर गया, कैसे उतर सकता है? अरे तुम्हारे बाप दादा भी तो हिंदू थे ना। वो दूसरी बात है, तुमने कितने 2 किलो 4 किलो चावल किसके लिए क्या किया मैं नहीं जानता। नहीं, हाँ, तो वो हैंगओवर, वही हैंगओवर तो मैं तुम में देखना चाहता हूँ। जिसके वही हैंगओवर में आपने माइनॉरिटीज को वही हैंगओवर तो बेड़ा तुमने देखना चाहता हूँ, पोलराइज करके रखा है। अरे यार, उसी हैंगओवर की बात मैंने की। दूसरी बात, बाबर कादरी 56 इंच ने तो 370 हटा दिया, 35 से हटा दिया। तुम क्या कर पाए? तुम टेलीविजन पे आके बस डिबेट कर लेते हो। आप देख लें, आप कमजोर क्या कर लिया? 56 इंच ने तो 370 हटा दिया, 35 से हटा दिया। अब कभी इस चैनल पे गाली सुनते हो, कभी उस चैनल पे गाली सुनते हो। दूसरा चिंता मत करो। अभी तो गिलगिट बाल्टिस्तान जाना है, तुमको साथ ले जाएंगे, साथ चलोगे गिलगिट बाल्टिस्तान, नहीं तो तुमको इस्लामाबाद भेज देंगे वहां से। जख्मी कर दिया, नाबीना कर दिया। अब आपके पास बच्चा ही नहीं है, बच्चे इतना दुखी नहीं होते, इतना दुखी नहीं होते। हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे, इतना दुखी नहीं होते। नहीं, कश्मीर पे ताकत दिखाते हैं। चाइना को लेके तुम जिहाद की बात करते तुम जिहाद की बात करते अब नेपाल की बात करने लगे। अभी आप रिटायर्ड हो गए ना, जरा डोकलाम जाएं। अरे सुनो यार, मैं जरा चाइना को मुंह दिखाए ना, हमको क्यों डराते हो? नहीं, पहले ही डरे हुए हैं। तुम्हारे लिए आज का शो बनाया बाबर कादरी। इस मुक्के में इतना दम है ना, इतना दम है कि 2-4 तो तुम्हारे जैसे मैं देख लूंगा। अगर ऐसे बात करोगे तो, ऐसी बात करिए। कश्मीरियों को नाते कश्मीरियों पे गोलियां चलाते हो। बाबर कादरी हुआ, तुमने बोला अपना। और तुमने 5 लाख हिंदुओं को तुमने उनको बोके देके भेजा था वहां से। कुछ नहीं किया। गद्दार आदमी। वो 5 लाख हिंदुओं को तुमने गुलदस्ता देके भेजा था बाहर में, और आज नेपाल की बात करते हो, 56 इंच की बात करते हो। अरे 56 इंच, झूठे हो आप, चाइनीज से डरते हो। कितने बेशरम हो, हटने के बाद भी शर्म आनी चाहिए आपको। शर्म तो तुमको एक सेकंड, वन सेकंड। बाबर कादरी hold your breath tonight. बाबर कादरी hold your breath tonight. Okay, RSN hold on. लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद, एक सेकंड, शंकर प्रसाद के बाद ही मुझे जाना पड़ेगा। एक सेकंड, बाबर कादरी hold your breath. बाबर कादरी hold your breath. PCR put his audio on off. RSN hold on. बाबर कादरी, what you said, हम चीन से डरते हैं? आज का शो आप जैसों के लिए है, जो कहते हैं ना चीन ड्रैगन है। वो ड्रैगन कितना बड़ा गीदड़ है, आज वही हम आपको बता रहे हैं। 1967 पढ़िए आप, 1967 में क्या हुआ था मैं अगर आपको अभी बताऊंगा। बीबीसी पे यकीन करते हो कि नहीं करते? एक सेकेंड रुको बाबर कादरी, हाँ या ना में जवाब देना, सिर्फ आगे मत बढ़ना। मैं फिर शंकर प्रसाद के बाद जाऊंगा। बीबीसी पे भरोसा करते हो नहीं करते? बाबर कादरी यस और नो बोलना। अरे यार, यस और नो बाबर कादरी, रहम करो अपने आप पे। एक सेकंड, रहम अभी मैं रहम ही कर रहा हूं, तुम्हें डिबेट में बुलाकर। बाबर कादरी आराम से सुनो, बाबर कादरी आराम से सुनो। बाबर कादरी, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो बाबर कादरी। और अपने अवाम को, बाबर कादरी, आप हमारे पैनल पे आए हो, मैं बहुत सभ्यता से तुम्हारे से पूछ रहा हूं, डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश और डू यू अंडरस्टैंड हिंदी? या तुम्हें पंजाबी में बोलूं मैं? Better speak English than you. You know, I know you can speak Chinese also. I know you can speak Chinese also. You have surrendered. I know you can speak Chinese also. Now shut up and listen to me.
You should also keep shut. सर मैं तो बोलूंगा, आप जैसे एक गैंग है जो मेरी आवाज को बंद करना चाहते हैं, लेकिन ये आवाज 15 साल से बुलंद है, 19 साल से बुलंद है और बुलंद रहेगी, क्योंकि ये भारत की आवाज है, ये इस देश की आवाज है, ये इस देश की जनता की आवाज है। इसलिए अब शांत रहो और सुनो। तुम्हारे लिए जो चीन को ड्रैगन समझते हैं ना, चीन को हवा बना के पेश करते हैं, उस चीन का 1962 के युद्ध की तो सब लोग चर्चा करते हैं, खूब होती है उसकी चर्चा, लेकिन उस जंग की चर्चा नहीं होती जब भारत के वीर सैनिकों ने चीन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। यह बीबीसी की रिपोर्ट है। मैंने आपको 1967 के उस जंग की कहानी सुनाता हूं जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था, जिसे सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से सीना चौड़ा हो जाएगा और बाबर कादरी जैसों का मुंह बंद हो जाएगा। जो रिपोर्ट मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसे बीबीसी ने पब्लिश किया था। असल में सिक्किम के नाथुला पास के पास अक्सर भारतीय और चीन के सैनिकों में धक्का मुक्की होती थी। इससे बचने के लिए भारतीय सेना ने नाथुला पास से लेकर सेबुला के बीच तार बिछाने का फैसला किया, यानी फेंसिंग का फैसला किया। यह जिम्मा 70 फील्ड कंपनी ऑफ इंजीनियर्स और 18वीं राजपूत की एक टुकड़ी को सौंपा गया। जब फेंसिंग शुरू हुई तो चीन बौखला गया और काम बंद करने को कहने लगा। वहां सेकंड ग्रेनेड्स के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल राय सिंह अपनी कमांडो प्लाटून के साथ खड़े थे। तभी अचानक चीनियों ने मशीन गन की फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन भारत ने फेंसिंग का काम नहीं रोका। तभी अचानक एक सीटी बजी और चीनियों ने भारतीय सैनिकों पर ऑटोमेटिक फायरिंग शुरू कर दिया। खुद कमांडिंग ऑफिसर राय सिंह को 3 गोलियां लगी थी। फायरिंग इतनी जबरदस्त थी कि भारत को अपनी घायलों तक को उठाने का मौका नहीं मिला। जब जनरल, नाम ध्यान रखिए, सगत सिंह ने देखा कि चीनी सैनिक भारी फायरिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने तोप से फायरिंग का हुक्म दे दिया। उस समय तोप खाने की फायरिंग का हुक्म देने का अधिकार सिर्फ देश के प्रधानमंत्री के पास था, यानी तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के पास वो फरमान आया नहीं था। यहां तक कि सेना अध्यक्ष को भी यह फैसला लेने का अधिकार नहीं था। लेकिन जब ऊपर से कोई हुक्म नहीं आया तो जनरल सगत सिंह ने अपने बिहाफ पे फैसला लिया और तोपों से फायर को खुलवा दिया, जिसके बाद चीन के छक्के छूट गए और चीन के सैनिक उल्टे पांव भाग गए। डोकलाम में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब भारत के सैनिक सीना तान के खड़े हो गए थे तो भागना पड़ा था। अब मैं शंकर प्रसाद का रुख करता हूं। शंकर प्रसाद, ये जो लोग चीन को हवा समझते हैं, ड्रैगन समझते हैं, चीन का इतिहास उनके लिए पढ़ने वाला है और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से इस देश को भी पता लगा होगा। जी, मैं बहुत देर से ये बात कहना चाह रहा था, आपने मौका मुझे दिया, मैं बता देता हूं। देखिए, पिछले 30-35 साल से चाइना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बॉर्डर के सामने तैयार कर रहा है। पूरे 4000 किलोमीटर पे उसने तैयारी कर ली। कितने हेलीपैड बना लिए और कितने एएलजीज बना लिए और कितने लॉजिस्टिक डंप्स बना लिए। हम पिछले कई सालों से, कम से कम 20-25 साल से भारत सेना, भारत की जो प्रोफेशनल्स हैं, वो सरकार से कह रहे हैं कि हमें आप मौका दीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, तभी चाइना कंट्रोल में आएगा। जो सरकारें थी उन्होंने ये ऑर्डर नहीं देने दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्कुल बर्बाद करवा दिया और 2-4 हेलीपैड और 2-4 एएलजी जो कमर्शियल भी थे उनको भी बंद करवा दिया। पूछा गया, भाई आपने इसको क्यों बंद कर रहे हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्यों नहीं करने देते? तो जवाब आता था, अगर आप सड़कें बनाएंगे तो चाइना उन सड़कों को इस्तेमाल कर लेगा, चाइना इंडिया के अंदर आ जाएगा, आप उसको कैसे रोकेंगे? शंकर प्रसाद, जरा 20 सेकंड में ये समझाइए, आज चीन क्यों चिड़ा हुआ है? क्योंकि भारत सड़कें बना रहा है। पूरी बात सुन लो ना भाई। जी शंकर जी, पूरी बात सुन तो लो अमरीश। अमरीश, पूरी बात सुन लो, पूरी बात सुन तो लो भाई मेरे। आपको मैं फैक्चुअल बात बता रहा हूँ, सुन लीजिए जरा, और अपने जो दर्शक है उनको भी सुनने दीजिए कि देखिए पिछले 6 साल में कितनी सड़कें, स्ट्रेटेजिक रोड्स बनी हैं, कितने ब्रिजेस बने, आपको अभी गिनवा दिए गए थे, कितना अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, एएलजीज बने हैं, डीबीओ में बन गए, पोंगित्सो के पास बन गए, कई जगह ईस्ट में बन गए। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो चाइना 30 साल से कह रहा है, 25 साल से भारत कह रहा है,
होने नहीं दिया किसी ने। अब पिछले 5-6 साल में ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ। इसी वजह से चाइना परेशान है कि अब भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया इतना ज्यादा, अब हम इनके साथ मुकाबला कैसे करेंगे। तो ये जो कह रहा है कि तो जनरल साहब आज क्यों हमला नहीं हो रहा है? जो लोग कह रहे हैं कि हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे, इनसे ये पूछिए कि पिछले 25 साल से डर कर कौन बैठा था चाइना से। चाइना एक बड़ा भारी दुश्मन लगता था, आज चाइना दुश्मन नहीं लग रहा हमें। जी लेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो लेंगे ना, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? ये तो हमारे पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, जमीन लेंगे, लेकिन हम ऐसे पागल तरह नहीं जाएंगे। एक सेकंड बाबर कादरी, शांत रहिए ना, अपने वक्त में बोलिए मेरे भाई, उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। आज आप जाएंगे तो आप नहीं कर पाएंगे उस काम को। हर एक चीज की कैपेसिटी बनानी पड़ती है। अरे एक मिनट तो सुनने तो दो अमरीश, इनकी एक मिनट तक बात बंद कर दीजिए जरा। अमरीश इनकी बात बंद कीजिए एक मिनट, बाबर कादरी अपने टाइम पे बोलिए ना, सुनना नहीं है। नहीं, आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला कि पिछले 25-30 साल से हम क्या कर रहे थे, पिछले 6 साल से हम क्या कर रहे हैं। शंकर प्रसाद, आप अपनी बात को कंप्लीट करिए, 10 सेकंड है आपके पास। अरे अमरीश जी एक बात तो सुनने दीजिए इन्हें। आपने इतने साल भारत सेना की मॉडर्नाइजेशन को बंद कर दिया। आपने भारत सेना को कोई ना बंदूक लेने दी, ना कोई राइफलें लेने दी, सारी मॉडर्नाइजेशन बंद कर दी। जो कुछ थोड़ी बहुत मॉडर्नाइजेशन हुई है अभी पिछले 4-5-6 साल में होनी शुरू हुई है। अगर आप कैपेसिटी बिल्ड नहीं करेंगे तो भारत सेना कैसे वहां जमीन ले लेगी? कहने से थोड़ी जमीन होती है कि हम वो जमीन कब्जा कर लेंगे। आप थोड़ा तो दिमाग लगाइए कि जमीन लेने के लिए ताकत होनी चाहिए, ताकत को बिल्ड करने के लिए समय चाहिए। समय को बिल्ड करने के लिए आपके चाइना 30 साल से बिल्ड कर रहा है, हमें अभी 4-5 साल हुए हैं, हमें अभी और समय चाहिए अपनी ताकत को बिल्ड करने के लिए, अपनी आर्मी की स्ट्रेंथ ठीक करने के लिए, हथियारों को ठीक करने के लिए, सर्वेलेंस को ठीक करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए, वर्ल्ड ओपिनियन को ठीक करने के लिए। अभी काफी हद तक इसमें प्रोग्रेस नजर आ रही है पूरे विश्व को, और चाइना को खासतौर से नजर आ रही है। इसी मारे बौखला के बैठा हुआ है। माजिद हैदरी आपको दिया, शंकर प्रसाद यू मेड योर पॉइंट, शंकर प्रसाद जी यू मेड योर पॉइंट नाउ माजिद हैदरी जी, माजिद मेक योर पॉइंट। अमीर जी आपने कहा अभी मेरे भाई को बाबर कादरी को पंजाबी में बात करो, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ, मैं ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ कहना, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ सही ਕੀਤਾ कि ਤੁਸੀਂ कहा कि जो अभी का भारत है 2020 का भारत वो 1962 का भारत नहीं है। बिल्कुल सही बात है। मैं देशवासियों को बताना चाहता हूं आज का भारत 1962 का भारत नहीं है। ना आज हमारे पास बचाने के लिए पंडित नेहरू जी हैं, ना उनका विजन है, ना इंदिरा गांधी की शक्ति है। हमारे पास आज जो सरकार है भाजपा की, वो चाहती है कि हम सब देशवासी इस वक्त गाएं कि पेंगोंग लेक चाइना ले गई लूट के, एक सेकेंड, चोरी चोरी चुपके चुपके। भाई मैं ये गाना नहीं गा सकता, मेरा दिल रो रहा है, मेरी जमीन पर चीनियों ने कब्जा किया है और ये भाजपा वाले इस वक्त देश को भटका रहे हैं। अगर दम है तो लड़ो ना वहां पे जाके बॉर्डर पे आज। ओके, क्या ड्रामा चल रहा है? आप लोगों ने ड्रामा भारत को इतनी हालत तुम्हारी आबरू तो पाकिस्तानी जिहादी लूट के ले गए ना, वो इंदिरा गांधी ने खरीदा था। क्या लाया आपने उसके बाद? रफेल की जाके पूजा की फ्रांस में, रफेल जहाज है कहां? जवाब दीजिए आज देश को। आप हमारे घर के ऊपर उड़ेगा रफेल तो देख लेना। का फिरंगियों के साथ पुराना कांटेक्ट रहा था। जो कुछ दिया इस देश को कांग्रेस ने दिया, कांग्रेस के टुकड़ों पर ये देश पला और आज कांग्रेस सत्ता में नहीं है तो आज देश खत्म है। कहीं से नहीं, माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज। ये भारत किसी के टुकड़ों पे नहीं पला, भारत के टुकड़ों पे कई लोग पले होंगे, भारत किसी के टुकड़ों पे नहीं पला। मेरे देश के बारे में ये मत बोलना कि भारत किसी पार्टी के टुकड़ों पे पला है, नहीं। बिल्कुल ना भारत कांग्रेस के टुकड़ों पे पला है, ना भारत बीजेपी के टुकड़ों पे पला है। डोंट डेयर टू स्पीक दिस। कांग्रेस पार्टी नहीं है, कांग्रेस को राजनीतिक पार्टी मत कहो। कांग्रेस आई कंडेम इट टोटली। अमीश जी एक सेकंड, RSN, नहीं, होल्ड ऑन, एवरीवन विल होल्ड ऑन, ओनली आर्मी पीपल विल स्पीक, नो वन विल स्पीक। RSN, देखिए मैं एक आपको बात बता दूं और बड़े जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात कह रहा हूं कि दुनिया में कोई भी युद्ध हम इसलिए नहीं हारते हैं क्योंकि हम में असले की कमी होती है। मैं कोई ना कोई आपके पास एक विकल्प होता है। 62 की लड़ाई में भी विकल्प था। आप हवाई एयर पावर के मामले में आप चाइना से कहीं ज़्यादा सुपीरियर थे।
और उस समय मैं आपको बता देता हूं कि ना तो ये एयरफील्ड्स थे, ना उनके पास ऐसे जहाज थे। लोगों ने कहा कि आप इसको इस्तेमाल करें, अपना आपका जो एयर कैपेबिलिटी में जो आपकी क्षमता है उसको इस्तेमाल करें। अब कुछ एडवाइस करने वाले थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं साहब, आप प्रधानमंत्री साहब अगर ऐसा करेंगे तो कलकत्ते पे बॉम्बिंग हो जाएगी। और देखिए अभी आप लोगों ने ये नहीं देखा, आपने वो देखा था ना जब हमने एक स्ट्रैटेजिक लिफ्ट किया था दौलताबाद ओल्डी में, वो याद रखिएगा जी, वो एक वायु शक्ति एक्सरसाइज, वायु शक्ति एक्सरसाइज अभी जो हुआ था, जो धनवा साहब ने करवाया था, वो याद रखिएगा 12,000 सॉटी। मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, मेरे को मजबूरन ब्रेक के लिए यहाँ पे रुकना पड़ेगा, लेकिन अबे दुबे मैं आपके पास भी ब्रेक के पास आऊंगा। आप देखते रहिए आर पार का ये जोरदार एडिशन। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय नंबर 1 डिबेट शो आर पार। मैं इस दौर में रुक करता हूं राकेश सिन्हा का और अभय दुबे का। मेरे साथ RSN सिंह भी हैं, शंकर प्रसाद भी हैं और माजिद हैदरी भी हैं। अब मेरे साथ सुनी चोपड़ा भी ज्वाइन कर गए हैं। राकेश जी माफी चाहता हूं, आपके पास ज्यादा नहीं आ पा रहा, लेकिन अभय दुबे को मैं 40 सेकंड दे रहा हूं, फिर आपके पास आता हूं। अभय दुबे 25 साल के इतिहास की बात करी शंकर प्रसाद ने। क्या आपको लगता नहीं है कि सवाल पूछने से पहले अपने गिरबान में भी थोड़ा झांकना चाहिए? शंकर प्रसाद जी को क्योंकि नेपाल का भी इतिहास मेरे पास है कि 2004 के बाद नेपाल के साथ आपने क्या करा। अमीश देवगन जी, शंकर प्रसाद जब आपकी सरकार कम्युनिस्ट सपोर्ट कर रही चाहिए। 14,880 किलोमीटर की हमारी सीमा है, 7 देशों से लगी हुई, 17 राज्यों से वो गुजरती है। कितनी रोड बनी? बॉर्डर रोड, वही बता रहा हूं, बॉर्डर रोड डेवलपमेंट बोर्ड उसकी रिपोर्ट लेकर बैठा हूं शंकर प्रसाद जी, जो आपकी ये भाजपा की सरकार को बेनकाब कर देती है। उन्होंने कहा 2007-8 से जो फॉर्मेशंस हैं, ब्रिजेस हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, उन्होंने कहा कांग्रेस की सरकार में जो परसेंटेज अचीवमेंट था, वो कहते 1100 किलोमीटर था, 1127 अचीव किया। वो कहते 2300 किलोमीटर था, 1900 किलोमीटर अचीव किया। बीजेपी की सरकार के समय कहते 2100 किलोमीटर टारगेट था, 1100 अचीव किया। ब्रिजेस में, सभी चीजों में। मुरली मनोहर जोशी की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट कहती कि आजाद भारत के इतिहास में सबसे कम बजटरी प्रोविजन सेना का किया और टेनाई प्रिक्योरमेंट तक के पूरे पैसे नहीं दिए 10 दिन तक युद्ध लड़ने के। अब कब तक हम ये चीजें देश से, अच्छा ये तो बता दीजिए, अच्छा ये तो ठीक है, ये चीनी एम्बेसडर के पास जो डोकलाम के दौरान गए थे राहुल गांधी, क्या इन्हीं तथ्यों की जानकारी देने के लिए गए थे? मैं अगले 10 सेकंड आपको और देता हूं। सच तथ्य है, वुहान में बगैर एजेंडा के मिले प्रधानमंत्री जी, क्यों गए थे वो? वुहान में बगैर एजेंडा के मिले, डोकलाम का इशू डिस्कस नहीं किया। उसके बाद ठीक है, बोला आपने। एक सेकंड, शंकर प्रसाद की तरफ से जवाब आएगा क्योंकि शंकर प्रसाद पे पॉइंटेड क्वेश्चन है। राकेश जी मैं आपके पास आता हूं, एक सेकंड। शंकर जी जवाब 30 सेकंड आपके पास। शंकर जी 30 सेकंड जी, रिस्पॉन्ड टू अभय दुबे जी। इन्हें ये मालूम नहीं क्या कह रहे हैं। इनको मैंने सब बिल्कुल सही लफ्जों में बताया, विदाउट पॉलिटिकल लीनिंग्स, कि पिछले कितने सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बिल्कुल बंद था बॉर्डर एरियाज में। ये अभी पिछले कुछ सालों में शुरू हुआ है। आप इस गलत चीजों को कोट मत कीजिए। ये सब चीजें आप जाने कहां से लेकर आए। मैं आपको ग्राउंड की बात बता रहा हूं। मैं अरे सुन तो लीजिए मेरे भाई, आपकी सुन ली ना मैंने। अरे ठीक है, भेज दीजिएगा मुझे, मैं देख लूंगा। अरे देख लूंगा, भेज दीजिए मुझे। एक मेरी भी सुन लीजिए ना, मेरी भी सुन लीजिए जरा, 1 मिनट। अरे देखिए साहब, आप जहां से पढ़ के आए आपको बहुत मुबारक हो, जहां से पढ़ कर आए बहुत मुबारक। मैं 40 साल आर्मी में रहा हूं। राकेश सिन्हा कितनी दफा रिपीट करोगे भाई? 1 मिनट। जी राकेश सिन्हा का रुख करता हूं। सुनील चोपड़ा से संपर्क हमारा दोबारा नहीं हो पा रहा, मैं माफी चाहता हूं सुनील जी आपसे। राकेश जी 20 सेकंड राकेश जी, फाइनल वर्ड। मैंने पहले ही कहा कि कांग्रेस पार्टी किसी भी हालत में आज इस देश के संकट की स्थिति में, जो आरोपित संकट है चाइना की तरफ से, उसमें भी ऐसी भाषा का उपयोग कर रही है जो चाइना के समर्थन में जा रहा है। अबे जी साहब, राहुल गांधी। शुक्रिया राकेश जी, माफी चाहता हूं, इससे ज्यादा समय नहीं दे सकता। आज का निष्कर्ष यही है कि कई बार हम चूहे को ड्रैगन समझ लेते हैं। इस बहस को सुनकर शायद आपको यह प्रतीत हुआ होगा कि वाकई ये ड्रैगन नहीं है। हमने इसको कई बार धूल चटाई नहीं, रौंदा है। और मैं रौंदा शब्द इसलिए यूज कर रहा हूं कि चाहे वो डोकलाम हो, चाहे वो 1967 हो। एग्जाम्पल हमारे पास इससे भी ज्यादा कई हैं। कई स्टैंड ऑफ हुए, हमने मात दी है। इसीलिए
ड्रैगन को ड्रैगन समझने की गलती ना करें। हमारा हौसला भी बड़ा है, हमारी आध्यात्मिक शक्ति भी बड़ी है और हमारी सैन्य शक्ति भी बहुत बड़ी है। नमस्कार, जय हिंद। अगला शो 100 बात की एक बात।